नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वैसे सैटरडे को हम लोग एडिटोरियल डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आज सैटरडे को ठीक शाम 5 बजे हमेशा के टाइम के अनुसार एक आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर से है। एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक आर्टिकल जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेप मैंने क्यों उठाया है, बहुत सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे कि मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लासेस आपकी रेगुलर हो, आप टच में रहें। संडे आपको बीच में मिलेगा, संडे को आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले इस प्रकार का आशीष क्लासेस का इंटरफेस नज़र आता है जब आप इसको डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। और इसको डाउनलोड क्यों करना है, उसके पीछे का रीज़न आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज दिए गए हैं, आप इनको बाई कर सकते हैं और पेड कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आप सेशन को एंड तक देखें, यही चाहता हूँ आपसे। प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि और बहुत सारे लोग जो हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में सीख नहीं पा रहे हैं, उनको भी आप चैनल तक लेकर आएँ। ज़रूर से अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलें, और उसके लिए आपको बेल आइकन भी क्लिक करना है। तो चलो बात करते हैं द हिंदू के एक आर्टिकल की। यह आर्टिकल भारत और चाइना के बीच जो तनातनी बनी हुई है, जो एक प्रकार का एक कह सकते हो टेंशन फिर से क्रिएट हुई है, उसके बारे में आर्टिकल आपको बताएगा। बहुत धीरे धीरे इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अखबार पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेशंस आपके लिए एक प्रकार से बोन है, वरदान है। देखो कैसे, देखिए इंडिया एंड चाइना, जितने भी रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो सब के सब सब्जेक्ट हैं। अगर आपकी ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलें, आपको अल्टीमेटली ये पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स। तो इंडिया एंड चाइना ऑन फ्राइडे हेल्ड टॉक्स बिटवीन देयर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड अग्रीड टू फॉलो अ consensus that differences should be handled peacefully and should not become disputes in the highest level diplomatic engagement, since tensions along the line of actual control erupted in early May। ये पूरा एक सेंटेंस है, आपको लगेगा इतना बड़ा है, क्या पढ़ें इसको। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा देखकर ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो मुश्किलें दिखती हैं आपको वो होती नहीं है इतनी मुश्किल। आप उसमें उतरेंगे तो आपको लगेगा कि इतना मुश्किल नहीं था। देखो इंडिया एंड चाइना को मैंने कहा सब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि इसको देखकर एक वर्ब आ रही है। देखो सबसे पहले समझिए कि डेज के नाम से पहले ऑन लगाते हैं। मैं फिर बता दूं, मैंने एक दो क्लास पहले भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे रूल के रूप में लेते हैं कि ऑन लगेगा ही, फिर डे का नाम आता है, कहीं सिंस मिलता है तो फिर मुझे मैसेज करते हैं फिर वो कमेंट करते हैं कि सर यहाँ तो सिंस लगा दिया, आपने कहा था ऑन आएगा। फिर किसी सेशन में उनको मिलता है कि फ्रॉम संडे है, फ्रॉम फ्राइडे है, तो फिर वो कहते हैं सर फ्रॉम आ रहा है यहाँ तो, और आपने कहा था ऑन आएगा। बेटा ऐसे कभी होता नहीं है, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ऑन कब लगेगा, जब हम पर्टिकुलरली उसी डे की बात करेंगे, और दैट्स इट। हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे को इंडिया और चाइना ने हेल्ड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है किसकी, सेकंड फॉर्म है होल्ड की। होल्ड हेल्ड होता है, होल्ड का मतलब आयोजित करना है। तो यहाँ पे भारत और चाइना ने बातचीत यहाँ पे आयोजित की है, बातचीत यहाँ पे हुई है। फ्राइडे की बात है, किसके बीच बातचीत करवाई है, बिटवीन कितनों के लिए आता है, दो के बीच के लिए, सामान्यतया दो के बीच के लिए आता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि दो से अधिक के बीच नहीं आता है, किसी सेशन में जरूर बात करेंगे। वैसे इतना सा याद रखें कि जहां पर म्यूचुअल रिलेशन की बात होती है, जहां पर परस्पर संबंधों की बात होते हैं, वहां पर हम लगाते हैं बिटवीन मोर देन 2 के लिए भी। लेकिन जनरली हम किसके लिए लगाते हैं, केवल 2 के लिए। तो बिटवीन का प्रयोग यहाँ पे तो 2 के लिए ही है। तो भारत और चाइना ने फ्राइडे को बातचीत आयोजित की, किसके बीच में, देयर फॉरेन मिनिस्ट्रीज। फॉरेन मिनिस्ट्रीज हो गया विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय और चाइना का विदेश मंत्रालय। कितने हो गए, 2 के लिए क्या लगाया, बिटवीन। देयर क्यों लगाया, क्योंकि भारत और चाइना प्लूरल हो गए। इंग्लिश में एक से अधिक को काउंट करेंगे, किस में, प्लूरल में, बहुवचन मानेंगे, बहुवचन है इस कारण से देयर है। और याद रखिएगा कि देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। और कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, देयर होगा। और इन सब के बाद में जो भी शब्द लगेगा वो क्या कहलाएगा, नाउन। तो फॉरेन मिनिस्ट्रीज यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो कहना चाह रहा है कि भारत और चाइना ने फ्राइडे को बातचीत आयोजित करवाई, किस किस की, अपने फॉरेन मिनिस्ट्रीज की, विदेश मंत्रालयों की। एंड अग्रीड, और सहमत हो गया। यहाँ एक चीज सीखेंगे आप कि एंड अपने दोनों और चीजें सेम लेगा। एंड के लेफ्ट में और एंड के राइट में चीजें बिल्कुल सेम आएगी, जो लेफ्ट में वो राइट में, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो भी यहाँ पे राइट में है वही लेफ्ट में।
दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पर, डिपेंड करता है सेंटेंसेस पर। तो यहाँ आपने देखा कि हेल्ड सेकंड फॉर्म है होल्ड की, तो एंड के बाद भी देखो अग्रीड है, सेकंड फॉर्म है अग्री की। और सहमत हो गए दोनों ही देश किसके लिए? टू फॉलो अ कॉन्सेंसस। फॉलो मतलब अनुसरण करना, अ कॉन्सेंसस ए लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या है? ये नाउन है। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। फिलहाल के लिए तो आप लिखें अग्रीमेंट, इसके सिनोनिम्स में बता दूंगा फिलहाल आपको, एक बार आप नोट कर लें। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट, सहमति। कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? अग्रीमेंट, सहमति। इसके सिनोनिम्स की हम चर्चा कर लेंगे। एक बार पढ़ा देता हूं ये पूरा कि क्या कहना चाहता है। तो एक अनुसरण मतलब सहमत क्यों हुए? सहमत हुए कॉन्सेंसस को फॉलो करने के लिए, एक सहमति पर पहुंचे। सहमति क्या थी? कि दैट डिफरेंसेस शुड बी हैंडल्ड पीसफुली। डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद, डिसएग्रीमेंट, ये इसका अपोजिट होगा। कि जो मतभेद हैं शुड बी हैंडल्ड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां कहीं भी नजर आती है वो पैसिव होता है। तो डिफरेंसेस को हैंडल किया जाना चाहिए। सहमति किस बात पर बनी? कि मतभेदों को हैंडल किया जाना चाहिए। अब ये मतभेद हैं वो सब्जेक्ट बन गया इसका, ये यहाँ पे वर्ब बन रही है। आप सोचेंगे कि सर पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में तो पहले क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल लगाते हैं, कोई खास बात नहीं है, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट मैं ये कह रहा हूं जिसको देखकर वर्ब लगा रहे हो, तो वर्ब तो इसी को देखकर लगाओगे, तो मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूं। फिर इसको शुड बी हैंडल्ड पीसफुली। पीसफुली का मतलब शांतिपूर्वक। और आप समझिए कि जो एलवाई एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो पीसफुली यहाँ पे एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? हैंडल की विशेषता बता रहा है। हैंडल का मतलब टैकल करना है, किसी चीज को कैसे आप अप्रोच करते हो, वो है हैंडलिंग। तो कह रहा है कि मतभेदों को हैंडल किया जाना चाहिए शांतिपूर्वक, एंड शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स। और जो मतभेद हैं, ये सब्जेक्ट है, और मतभेद हैं क्या नहीं बनने चाहिए? शुड नॉट बिकम। मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? V0, बेस फॉर्म। आप पूछोगे सर वहां पे कैसे लग गया हैंडल्ड? तो यहां भी बेस फॉर्म है, ये मॉडल है और ये बेस फॉर्म है बी, समझ रहे हो? तो कह रहा है और डिस्प्यूट्स नहीं बनने चाहिए, विवाद नहीं बनने चाहिए। हैंडल कर लो डिफरेंसेस को शांतिपूर्वक, और वो विवादों में तब्दील ना हो। ये बात देखो, इन द हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इन द हाईएस्ट लेवल, उच्च स्तरीय, सर्वोच्च स्तरीय। हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, हाई, हायर, हाईएस्ट। डिग्री सुपरलेटिव होती है और एडजेक्टिव की होती है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि यहां कैसे पहचानेंगे कि डिग्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव की है, क्योंकि यहां पे लेवल है वो नाउन है, और नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेवल की विशेषता ही बता रहा है। और एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव है तो आप द के दर्शन भी कर सकते हो कि द भी है। तो इन द हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक बोलते हैं, एंगेजमेंट का मतलब आप कह सकते हो बातचीत कह दो, या फिर कह सकते हैं जो विवाद फिलहाल है उसको एंगेजमेंट कह दीजिए। तो इन द हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट सिंस टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इरप्टेड इन अर्ली मे। तो ये कह रहा है कि इन द हाईएस्ट लेवल, सर्वोच्च स्तरीय डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में, सिंस कब से? सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक निश्चित समयावधि के लिए। तो वो समय सीमा, वो पॉइंट ऑफ टाइम जब से टेंशंस इरप्ट हुई हैं। टेंशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पर है। टेंशन इरप्ट हुई है, टेंशन प्रस्फुटित हुई हैं। इरप्ट का मतलब होता है सडनली ग्रो करना, सडनली स्प्रेड हो जाना, अचानक से फैल जाना। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चाइना के बीच है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पैरेलल, अलोंग का मतलब होता है पैरेलल, सहारे सहारे। तो उसके सहारे सहारे या उसके अलोंग, उसके पैरेलल जब टेंशंस क्रिएट हुई, तो उसमें सबसे बड़ी उच्च स्तरीय डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो हुआ, उसमें ये बातें सामने आई। अब मैं एक बार फिर बता देता हूं आसान भाषा में कि क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद में जो की पॉइंट्स हैं इसके क्या याद रखना है इंग्लिश के दृष्टिकोण से, वी विल टॉक। तो इंडिया एंड चाइना सब्जेक्ट है, डिफरेंसेस सब्जेक्ट है, टेंशन सब्जेक्ट है। इंडिया और चाइना की वर्ब हेल्ड है, अग्रीड है। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस या डिफरेंसेस की वर्ब ये वाली है, शुड बी हैंडल्ड और शुड बिकम है। टेंशंस की वर्ब यहाँ पे इरप्टेड है, समझ गए पहली बात। अब दूसरा देखो, ये ट्रांसलेशन इसका ये है कि फ्राइडे को दोनों देशों ने अपने अपने विदेश मंत्रालयों की बातचीत एंगेज करवाई। चाइना वाले ने कहा कि विदेश मंत्रालय को कि तुम बात करो भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत ने कहा कि तुम करो चाइना वाले से। और ये सहमत हुए, किस बात पर सहमति बनी कि भी डिफरेंसेस, हमारे मतभेद हैं उनको शांति से सुलझा लेने चाहिए, और वो जो मतभेद हैं वो डिस्प्यूट ना बन जाएं, वो विवाद ना बन जाएं। इन द हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट
है ना। अब ये सहमति बनी है, ये किस में बनी है, जो उच्च स्तरीय जो कूटनीतिक एंगेजमेंट ये हुआ है, जब से टेंशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल इरप्ट हुई है अर्ली में, मतलब शुरुआती दिनों में, मई के महीने में शुरुआती दिनों में जो इरप्ट हुई थी, उसमें ये बातें इन्होंने की हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ की पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे क्या कि कॉन्सेंसस जो शब्द है उसका सिनोनिम और क्या करेंगे। तो अग्रीमेंट के सिनोनिम्स और क्या आपको आते हैं, जरा सोचिए, बताइए। एक आप कर सकते हैं कॉन्कॉर्ड। आप सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पढ़ते हैं, आप कॉन्कॉर्ड भी तो पढ़ते हैं, उसी का नाम होता है कॉन्कॉर्ड, तो अग्रीमेंट का सिनोनिम कॉन्कॉर्ड हो सकता है। एक एकॉर्ड भी कर सकते हैं, एकॉर्ड का मतलब भी यही है, सहमति ही होती है ना। एक हार्मनी भी कर सकते हैं कॉन्सेंसस का, कि सामंजस्य है, सहमति है, तालमेल है, तो उसके लिए आप हार्मनी भी यूज कर सकते हैं। तो अग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, अकॉर्ड, हार्मनी, ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये सहमति के लिए पहला वर्ड इस पहली स्लाइड से, पहले सेंटेंस से आपको मिला है कॉन्सेंसस। एक आप कॉन्सेंट भी इसको कर सकते हैं, कॉन्सेंट भी एक प्रकार से सहमति है। फिर दूसरा हमने यहाँ पे देखा डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस को लिख सकते हैं डिसअग्रीमेंट, जो इसका बिल्कुल क्या होगा, ऑपोजिट होगा, इसके ऑपोजिट के रूप में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप कि कॉन्सेंसस के मतलब क्या हैं। वैसे मैं इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि यहीं पर भी बातें क्लियर आपकी हो जाए। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद, तो डिफरेंसेस के लिए सिनोनिम्स बता रहा हूं, लिख लीजिएगा इस साइड में। डिफरेंसेस, आप एक डिसअग्रीमेंट कर सकते हैं, डिसअग्रीमेंट। एक आप इसमें कर सकते हैं डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड का ऑपोजिट होता है डिस्कॉर्ड। डिस्प्यूट भी कर सकते हैं, विवाद। ऑल्टरकेशन कर सकते हैं, विवाद। तो ये सब इसके सिनोनिम्स में काउंट किए जाएंगे। एक बात हमने सीखी कि एंड के दोनों और चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। और एक बात हमने थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में भी जाना कि भारत और चाइना के बीच जो लाइन है वो LAC कहलाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या कहलाती है, LOC कहलाती है। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए होता है। कॉन्सेंसस से पहले ए है, आर्टिकल के ठीक बाद में अगर एक शब्द है तो वो नाउन है, दो शब्द हैं तो पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन है, और तीन शब्द हैं तो पहला आपको लेना है एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन। लेकिन हमेशा याद रखें कि नाउन ना होने पर आप भूल जाएं कि आपको आर्टिकल मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इरप्ट है, ये भी नोट कर सकते हैं आप, यहां लिख देता हूं, इरप्ट वर्ब है, इरप्ट, इरप्ट लिख लीजिए। वर्ब के रूप में यूज किया जाता है इरप्ट का। इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, एक आपने वर्ड सुना होगा ब्रेकआउट, जनरली युद्ध या बीमारी के अचानक से फैल जाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आप फ्लेयर अप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप बॉइल ओवर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ब्रेकआउट, फ्लेयर अप, बॉइल ओवर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्लेयर अप, ब्रेकआउट, बॉइल ओवर। तो ये हमारी पहली स्लाइड में जो भी ज्ञान की बातें थी, जो काम की बातें थी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। चलो मूव करते हैं अगले स्लाइड की ओर और जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज़ें खास हैं। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तरीका सबसे सही यही है, और मैं खास करके उन बच्चों को ध्यान में लेकर पढ़ाता हूं जो बच्चे नॉर्थ इंडिया से हैं, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको लेवल कम नज़र नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमारे उस लेवल तक है जो हमें चाहिए है। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और वैसे ही समझाता हूँ कि इंग्लिश ऐसे सीखना है, ताकि आप भी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी उस लेवल तक आ जाएं कि जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करें कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, तो आप भी उसको समझ पाएँ। चलो जी आगे बात करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, बोथ साइड्स अग्री टू हैंडल देयर डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल डिस्कशन बियरिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स सेंसिटिविटीज, concerns and aspirations and not allow them to become disputes, the Ministry of External Affairs said in a statement. So let me tell you the subject and the verb according to the given subject. So सबसे पहली बात तो both sides यहाँ पे subject है और इसका जो संबंध है वो इससे है, ये subject और ये verb। यहाँ पे फिर दूसरा the Ministry of External Affairs है,
तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये तो होगी कहानी सब्जेक्ट और वर्ब की। और यहाँ पे एक्चुअल में सेकंड फॉर्म है, दोनों ही साइड अग्रीड भी सेकंड और सेड भी सेकंड, तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में तो ऐसा प्रश्न आना नहीं है। वहाँ तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट आपने सिंगुलर वर्ब आपने लगा दी, तो ऐसी कुछ एरर्स आएंगी। दोनों साइड्स कौन कौन सी दोनों साइड्स, अपने आप से प्रश्न पूछते चलें, क्योंकि प्रश्न पूछते जाओगे और हैबिट बना लोगे एक बार तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सब कुछ। दोनों साइड्स भारत और चाइना अग्रीड सहमत हो गए, किस चीज के लिए? टू हैंडल देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को हैंडल करने के लिए। देयर बताया, और मैंने कहा था कि जब पजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन आएगा, तो ये नाउन है, तो ये नाउन और ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि दोनों ही साइड्स भारत और चाइना जो हैं वो सहमत हो गए, मतलब यहाँ पे किस चीज़ में सहमत हो गए? अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए, अपने मतभेदों को हैंडल करने के लिए थ्रू पीसफुल डिस्कशन, थ्रू का प्रयोग। थ्रू इज अ प्रेपोजिशन, थ्रू का मतलब होता है में से होकर, माध्यम के लिए लगता है, तो ये किस माध्यम से सुलझाएंगे, किस माध्यम से हैंडल करेंगे, वो माध्यम दे रखा पीसफुल डिस्कशन, शांतिपूर्वक चर्चा से, शांतिपूर्वक डिस्कशन से। बियरिंग इन माइंड, बीच में आईएनजी है तो आप इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वैसे बियरिंग इन माइंड जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखते हुए। द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग ईच अदर सेंसिटिविटीज, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व है। अगर यहाँ प्रश्न पूछें कि द किसके लिए आ रहा है, तो आप कहेंगे ये द जो है वो आ रहा है इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंस यहाँ पे डेफिनेट है। अब मुझे कैसे पता लगा कि इंपॉर्टेंस डेफिनेट है? तो आप इंपॉर्टेंस के बाद में देखें कि महत्व किसका, तो महत्व है एक दूसरे की सेंसिटिविटीज के सम्मान करने का, तो महत्व को आगे डिफाइन किया गया है। इसी को रूल में हम रटते रहते हैं कि जब किसी नाउन के बाद में ऑफ लगा, इन लगा, प्रेपोजिशन लगा, एक और नाउन जुड़ी, तो वो पहले वाला नाउन डेफिनेट बन जाती है। क्यों बन जाती है उसके एक रीजन के पीछे जाइए, उस कॉन्सेप्ट पर जाइए। तो इंपॉर्टेंस से प्रश्न पूछेंगे कौन सी इंपॉर्टेंस, तो आपको आंसर मिलेगा आगे। सो इस कारण से ये डेफिनेट बन चुका है, और डेफिनेट अगर है तो दे लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग ईच अदर, ऑफ लग रखा है इस कारण से आईएनजी है, रेस्पेक्टिंग प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है। ईच अदर इसलिए क्योंकि दो की ही बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ग्रामर देखोगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रोनाउन में मिलता है। ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, जबकि वन अनदर का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये प्रोनाउन कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। याद करने की बता देता हूँ, एक ट्रिक हो सकती है इसमें। एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है क्योंकि दो कौन सा, दो से अधिक कौन सा। तो देखो अक्षरों की संख्या आप काउंट कर सकते हो कि लेटर्स कितने हैं वो देखें। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9, यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जिसमें लेटर्स की संख्या अधिक है वो अधिक के लिए आएगा, जिसमें लेटर्स की संख्या कम है वो कम के लिए आएगा। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं बेहतर तरीके से। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता का मतलब ये है कि देखो संवेदना का एक स्तर होता है। किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए किसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट को देखकर फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, तो वो सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो वही कह रहा है कि एक दूसरे के संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए, कंसर्न्स मतलब चिंताओं का सम्मान, एंड एस्पिरेशंस मतलब इच्छाओं का सम्मान, एंड नॉट अलाउ देम टू बिकम डिस्प्यूट्स, और उनको अलाउ ना करके। ये दैम मैं पूछूं आपसे कि दैम किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दैम यहाँ पे है किसके लिए? डिफरेंसेस के लिए। वो डिफरेंसेस, ये दैम बहुत दूर की कहानी, लेकिन एक एक चीज़ को कनेक्ट करते हुए चलोगे तो समझ में आएगा कि डिफरेंसेस के लिए ही दैम है, और उनको अलाउ ना करें किसके लिए? टू बिकम डिस्प्यूट्स, विवादों में तब्दील हो जाने के लिए। ये बात किसने कही? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कही। इसी को शॉर्ट में आपको मिलेगा MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चाइना के अंदर इसी को बोलते हैं MFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। बात एक ही है।
विदेश मंत्रालय को बोलते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने ये बात एक स्टेटमेंट में कही। मैं फिर पूछूं आपसे कि देखो आर्टिकल लगा तो ये क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये तो नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद में शब्द कितने हैं, एक ही तो है। अब मैं रिपीट कर दूं कि क्या कहना चाहता हूं, उसके बाद हम एस्पिरेशंस के सिनोनिम्स देख लेंगे। देखो दोनों साइड्स जो है वो अग्री हो गई, भारत और चाइना, कि अपने मतभेद हम सुलझा लेंगे शांतिपूर्वक डिस्कशन से, इस बात का ध्यान रखते हुए कि महत्व किस चीज़ का है, महत्व एक दूसरे के संवेदनशीलताओं के सम्मान का, चिंताओं के सम्मान का, इच्छाओं के सम्मान का, और महत्व है कि हम उन डिफरेंसेस को तब्दील ना कर दें, बदल ना दें डिस्प्यूट्स में, विवादों में। ये बात विदेश मंत्रालय ने कही, एक स्टेटमेंट में कही। अब आप आ जाइए एस्पिरेशंस पर, तो ये मैं मिटा देता हूँ, एस्पिरेशन पे बता देता हूँ। देखो एस्पिरेशन के सिनोनिम्स क्या क्या हैं। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब इच्छा होती है, लालसा होती है, नाउन है वैसे पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करोगे। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करोगे तो कुछ तो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। यर्निंग होता है, लॉन्गिंग होता है, या फिर डिजायर होता है, ठीक है, या फिर विश होता है, या क्रेविंग होता है। ये सब इच्छा या लालसा के लिए सिनोनिम्स होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं कि क्या खास बातें नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में यहां पे आपको दे रखा है, देखिए द MEA, अभी पढ़ के आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मैंने कहा कि शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो ये शॉर्ट में लिख दिया। सेड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट्स, आगे देखेंगे वर्ब कौन सी। तो MEA ने कहा द टू साइड्स, मतलब भारत और चाइना। द लगा रखा है क्योंकि हमें पता लग गया है कि कौन सी दो साइड्स। तो जब पता लग जाता है, जब फीलिंग आने लग जाती है, जब आपको पता लग जाता है कि whom we are talking about, तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड डेफिनेट। एंड टू डिनोट द फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रामर वी हैव टू यूज देयर द एज अ डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज वाई you can see that has been used. So the MEA said, तो MEA ने कहा the two sides, भारत और चाइना दोनों sides reviewed the state of bilateral relations including the current developments. Reviewed का मतलब है फिर से देखा है, पुनरावलोकन किया है। व्यू का मतलब देखना, रिव्यू का मतलब फिर से देखना। द स्टेट ऑफ बाइलेटरल रिलेशंस, स्टेट का मतलब स्थिति, स्टेट का मतलब अवस्था, किस चीज़ की अवस्था, तो स्टेट के आगे स्टेट की बात की गई है। पिछले स्लाइड में इंपॉर्टेंस के आगे इंपॉर्टेंस की बात थी, प्रेपोजिशन कनेक्ट करके। इन द सेम मैनर यू कैन सी स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड बाई बाइलेटरल रिलेशंस। तो स्टेट किसकी है, द्विपक्षीय रिश्तों की। बाइलेटरल द्विपक्षीय, यहाँ पे काम की बात है, लेटरल रूट है। लेटरल का मतलब साइड होता है, बाई का मतलब दो होता है। कितनी साइड, दो साइड, तो दो पक्षीय, द्विपक्षीय रिलेशन, संबंध। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द करंट डेवलपमेंट्स, वर्तमान के डेवलपमेंट्स। डेवलपमेंट का मतलब विकास है, जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब ये भी ले सकते हो आप कि चीज़ें जो भी सामने आई हैं। जो हाल ही के दिनों में क्या देखने को मिला, मई के शुरुआती दिनों में देखने को मिला, दोनों सेनाओं के टकराव हुआ, तो ये डेवलपमेंट्स कहला रहे हैं। तो कह रहा है कि MEA ने कहा कि दोनों साइड भारत और चाइना ने फिर से दोनों द्विपक्षीय संबंधों को देखा है ना, उनकी स्थिति को देखा है, जिसमें वर्तमान के डेवलपमेंट्स भी शामिल है। आगे चलते हैं। मिलिट्री लेवल टॉक्स विल बी हेल्ड बाय 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑन सैटरडे विद द होप ऑफ डिफ्यूजिंग द बॉर्डर टेंशंस with standoff situations and heavy deployments reported in at least 4 spots on the LAC. मिलिट्री लेवल टॉक्स सब्जेक्ट है, सैन्य स्तर की बातचीत, मिलिट्री सेना लेवल स्तर, टॉक्स बातचीत, विल बी हेल्ड पैसिव है, तो ये इसका वर्ब है, इसको आयोजित किया जाएगा। होल्ड की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता ही है, तो थर्ड फॉर्म है। तो सैन्य स्तर की बातचीत को आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा, बाय 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स, 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स के द्वारा। अब यहां पे जो ये वर्ड है इसके बारे में सुनिए, इसको आप लेफ्टिनेंट भी कह सकते हैं, ल्यूटिनेंट भी बोल सकते हैं। वैसे इसको पढ़ने में मजा तो तभी आता ल्यूटिनेंट बोलें, क्योंकि वास्तव में लेफ्टिनेंट में तो फे है ही नहीं इसमें। अमेरिकन इंग्लिश में जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो ल्यूटिनेंट पढ़ेंगे, और ब्रिटिश इंग्लिश में जब इसको आप प्रोनाउंशिएट करेंगे तो लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे। सिंस वी फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट दैट्स वाई वी कैन यूज इट एज लेफ्टिनेंट। अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो ल्यूटिनेंट कह सकते हैं। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करेंगे, आप टुकड़े में बांट दीजिए, लाई यू टेन एंट,
इससे आप याद कर सकते हैं लाई झूठ बोलना, यू तुम, मैसेजिंग में आप यू इसी तरह यूज करते हैं। 10 10 एंड चींटियां, झूठ बोलते हैं आपकी 10 चींटियां हैं, लाई यू 10 एंड, आपको ये स्पेलिंग याद रहेगी। एक और खास बात, लेफ्टिनेंट जनरल का प्लूरल बनाना, तो जनरल्स बनेगा, लेफ्टिनेंट्स नहीं बनेगा, ये भी याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल का प्लूरल देखो, लेफ्टिनेंट जनरल्स, तो 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं ऑन सैटरडे को ये आयोजित होगी विद द होप, इस आशा के साथ। अब होप के बारे में बता रखा है ऑफ लगा के, तो होप यहाँ डेफिनेट हो गया, द लग गया, इस आशा के साथ, किस आशा के साथ, डिफ्यूजिंग द बॉर्डर टेंशन। डिफ्यूज का मतलब एक तो होता है निष्क्रिय कर देना, जैसे बॉम्ब डिफ्यूज किया तो बॉम्ब को डीएक्टिवेट आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे है बॉर्डर टेंशंस को आपने डिफ्यूज किया, तो बॉर्डर सीमा, जो सीमा पर टेंशन है उसको आपने कम कर दिया। तो यहाँ पे डिफ्यूज जो शब्द होगा उसके सिनोनिम्स की हम चर्चा करेंगे कि इस स्लाइड में खास करके डिफ्यूज का मतलब क्या है। तो डिफ्यूजिंग द बॉर्डर टेंशंस, इस आशा के साथ कि बॉर्डर टेंशंस खत्म होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। विद स्टैंड ऑफ सिचुएशंस, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है, आप कह सकते हो एक गतिरोध, डेडलॉक, स्टेलमेट की स्थिति, तो हम बात स्टैंड ऑफ की भी कर लेंगे। और यहाँ याद रखिए स्टैंड और ऑफ के बीच में ये हाइफन है, इसलिए कहानी कुछ अलग है, ये फ्रेजल वर्ब के रूप में ले सकते हो इसको। अगर इसके बीच हाइफन नहीं होता तो फिर स्टैंड ऑफ का मतलब दूर खड़ा होना भी हो जाता, दूर खड़ा होना, ठीक है। सिचुएशंस, स्थितियों को, एंड हैवी डेप्लॉयमेंट्स, डेप्लॉयमेंट्स का मतलब तैनाती होती है, डेप्लॉयमेंट्स का मतलब क्या होता है, तैनाती। मैं यहां लिख देता हूं डेप्लॉयमेंट्स, तैनाती, तैनाती मतलब सेना आदि को लगाना, इसको बोलते हैं डेप्लॉयमेंट, नाउन है, देखेंगे बात करेंगे, ठीक है। फिर रिपोर्टेड, जिसकी रिपोर्ट मिली है, इन एटलीस्ट 4 स्पोर्ट्स, एटलीस्ट कम से कम 4 स्पोर्ट्स, 4 जगहों पर, ऑन द LAC, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर। तो देखो द MEA, विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों साइड्स ने ये रिव्यू कर लिया है ना, दोनों साइड्स ने द्विपक्षीय संबंधों को रिव्यू किया है और इसमें वर्तमान के डेवलपमेंट शामिल हैं। फिर आगे कह रहा है कि सैन्य स्तर की बातचीत को आयोजित किया जाएगा 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स के द्वारा, कब, सैटरडे को, इस आशा के साथ कि बॉर्डर टेंशंस कम होंगी और स्टैंड ऑफ सिचुएशंस जो हैं वो भी यहाँ पे कम होंगी और जो भारी डिप्लॉयमेंट्स है वो भी यहाँ पे कम होगा। तो डिफ्यूज किस किस को करना है, बॉर्डर टेंशन को, विद स्टैंड ऑफ सिचुएशंस एंड हैवी डिप्लॉयमेंट्स। अब ये बॉर्डर टेंशन किस लिए बनी हो रखी है, तो कोमा लगा के बताया कि ये जो बॉर्डर टेंशन है वो इस कारण से है कि यहाँ पे एक तो गतिरोध की स्थिति है, दूसरा भारी मात्रा में सैनिक यहाँ पे तैनात है, इस कारण से यहाँ पे बॉर्डर टेंशन से ये रिपोर्ट 4 जगहों से मिली है LAC पर। चलिए आ जाइए डिफ्यूज पर। डिफ्यूज का मतलब मैंने बताया कम करना होता है, तो आप इसके लिए लेसन यूज कर सकते हो, लेसन यूज कर सकते हो, इसके लिए एलिविएट यूज कर सकते हो, पैलिएट भी होता है, पैलिएट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब कम करने के लिए रिड्यूस यूज कर सकते हो, बहुत सारे मिटिगेट हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है। स्टैंड ऑफ का गतिरोध होता है तो डेडलॉक यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्टेलमेट, मतलब ऐसी स्थिति जहां पे कुछ प्रगति संभव नहीं है, गतिरोध सा लग जाए, उसको डेडलॉक, ग्रिडलॉक भी बोल सकते हैं, स्टेलमेट भी बोल सकते हैं, ग्रिडलॉक भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये सब गतिरोध के लिए काम आने वाले सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जबकि डिप्लॉयमेंट तैनाती को बोलते हैं, तैनात करना मतलब आप स्टेशनिंग कह सकते हो, STATIONING, या फिर आप पोजीशनिंग कह सकते हो, POSITIONING। तो ये सब क्या हैं, ये तैनाती करने के लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बात करते हैं कुछ और नई चीज़ों की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने वही सिनोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स लिखाए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आगे देखो, ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ऑन क्यों है, क्योंकि उस फ्राइडे पर्टिकुलर डे की बात है। जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया, संयुक्त सचिव ईस्ट एशिया में, पूर्वी एशिया में, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये विदेश मंत्रालय में है। जॉइंट सेक्रेटरी कौन, नवीन श्रीवास्तव। इन्होंने क्या किया, हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड है। व्हाई नॉट इट इज थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना। अगर वर्ब दे रखी होती है और फिर आपको यही रूप दिया हुआ होता तो हम इसको कंसीडर करते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं है। तो नवीन श्रीवास्तव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, किसके साथ, इस व्यक्ति के साथ, ये वू जियांगाओ। और वू जियांगाओ कौन है,
तो उसका दे रखा है हु इज़, तो हु का संबंध है इससे, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ और ये यहाँ पे इज वर्ब हो गई। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन पहले के देख के लगेगा। तो ये वू जियांगाओ कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द एशिया डिपार्टमेंट एट द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये यहाँ पे ये हैं, ये पद है कहाँ पर? चाइना के विदेश मंत्रालय में। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना MFA बोलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, विदेशी मामलों के मंत्री। ये बाह्य मामलों के मंत्री कहते हैं, बात एक ही है। तो फ्राइडे को संयुक्त सचिव जो हैं ईस्ट एशिया में, MEA की बात कर रहा नवीन श्रीवास्तवा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इस शख्स के साथ। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द एशिया डिपार्टमेंट है और किस में? चाइना के विदेश मंत्रालय में। तो यहाँ कुछ खास बताने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो द MEA सेड सब्जेक्ट और ये वर्ब, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, सेड कहा, बोथ। अब देखो दैट यहाँ पे है तो सही, नजर नहीं आ रहा है, तो दैट को यहाँ पे मानना है, ब्रैकेट लेके मान लो। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये आपत्ति दर्ज नहीं करनी है कि नहीं है तो हम एरर करके ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये बगैर किए भी अंडरस्टूड है कि दैट तो होगा ही। तो MEA ने कहा, बोथ साइड्स नोटेड, कि दोनों साइड्स ने मतलब भारत और चाइना ने, नोटेड द कॉन्सेंसस रीच्ड बाय द लीडर्स, इन्होंने नोट किया है उस एग्रीमेंट को जो लीडर्स के द्वारा जिस एग्रीमेंट पर पहुंचा गया है ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के, दैट की पीसफुल स्टेबल एंड बैलेंस्ड रिलेशंस। ये देखो एडजेक्टिव नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 2, एडजेक्टिव नंबर 3 और ये यहाँ पे आ गया है नाउन। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव एक ही लगेगा, किसी ने नहीं बताया ऐसा, कोई एक्सपर्ट व्यू नहीं है कि एक ही लगेगा। एक से अधिक लग सकता है, 2 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, हम कभी बात करेंगे उनके सीक्वेंस की। फिलहाल आप याद रखें कि एक से अधिक एडजेक्टिव्स लगाए जा सकते हैं नाउन से पहले। तो पीसफुल एडजेक्टिव है, कैसे पता लगा? FUL दे रखा है, ऐसे ही पता लगा सकते हो। तो फुल एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जनरली क्योंकि अपवाद हर जगह पे है, इंग्लिश में लैंग्वेज है, तो जैसे हार्मफुल होता, ब्यूटीफुल होता तो भी इसको एडजेक्टिव कहते हैं, यूजफुल होता तो भी एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पीसफुल स्टेबल का मतलब हो गया क्या? स्थिर, एंड बैलेंस्ड संतुलित, रिलेशंस रिश्ते, किसके बीच में? 2 के बीच की बात है, भारत और चाइना के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड काफी बार बता चुका हूं। विल बी अ पॉजिटिव फैक्टर, विल बी होगा, विल मॉडल है, मॉडल के साथ में V0 है, ये होगा अ पॉजिटिव फैक्टर, एक सकारात्मक कारक, पॉजिटिव सकारात्मक फैक्टर कारक, किसके लिए? स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए, ये नाउन बन गया है। इन द करंट ग्लोबल सिचुएशन, वर्तमान वैश्विक स्थिति में, ठीक है। तो MEA ने कहा कि दोनों साइड्स ने ये नोट कर लिया है कि जो इनके दोनों देशों के नेता जो पहुंचे हैं एक कॉन्सेंसस पर, एक अग्रीमेंट पर, कॉन्सेंसस हमने डिस्कस किया था, अग्रीमेंट हमने देखा था, अकॉर्ड हमने देखा था, हार्मनी देखा था, कॉन्सेंट देखा था, ये सब सिनोनिम्स देख चुके हैं। तो दोनों देशों के नेता जिस अग्रीमेंट पर पहुंचे हैं कि शांति से परिपूर्ण, शांत, स्थिर और संतुलित रिश्ते हैं भारत और चाइना के बीच में, वो पॉजिटिव फैक्टर होंगे वर्तमान के जो वैश्विक हालात हैं उनमें स्थिरता लाने के लिए। Both also exchanged views on the challenge posed by the COVID-19 pandemic and cooperation in multilateral forums, the statement said. Both भारत और चाइना also exchanged, ये verb है, दोनों ने ये भी exchange किया। Also की स्थिति कुछ ऐसी होती है, helping verb हो तो helping verb से पहले, main verb हो तो main verb से पहले। ये बता रहा हूँ मैं also का यूज कैसे करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले, फॉर्म बी है तो बी के बाद, ये कुछ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज्ड मैन वर्ब है, मैन वर्ब है तो इससे पहले ऑल्सो है, एक ही बात है ना, मैन वर्ब से पहले है या हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये दोनों तो चीज़ें एक ही है। तो कह रहा है कि दोनों ने एक्सचेंज की, एक्सचेंज का मतलब क्या किया? स्वैप किया, अदला बदली करी, किसकी? विचारों की। ऑन द चैलेंज, किस बात पर? चैलेंज पर, चुनौती पर। चुनौती किसकी? वो चुनौती जो पोज की गई है, जो कि खड़ी की गई है, जो कि ट्रिगर की गई है, जो कोज है। तो पोज के सिनोनिम हम देखेंगे, वर्ब है, देख लेते हैं क्या है। तो जो स्थिति पैदा की गई है किसके द्वारा? कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्वारा। पेंडेमिक क्या है? वैश्विक महामारी। एंड कोऑपरेशन और सहयोग किस में? मल्टीलेटरल फोरम्स, बहुपक्षीय मंचों पर। द स्टेटमेंट सेड, ये एक स्टेटमेंट में कहा, स्टेटमेंट ने कहा। अब देखो यहाँ पे मल्टीलेटरल है, बहुपक्षीय हो गया, मैंने कहा था लेटरल का मतलब साइड है, मल्टी लग गया तो बहुपक्षीय है। फोरम्स, याद रखिए फोरम, वैसे फोरम का प्लूरल बनता है फोरा, तो दोनों बनते हैं, फोरा भी बनता है और आधुनिक इंग्लिश में फोरम्स भी बनता है। इनका मतलब मंच है, स्टेज है,
याद रखिएगा इस चीज़ को। बात रही पोज की कि पोज के सिनोनिम्स के रूप में आप क्या लेंगे, तो पोज जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रेरित करने का काम करेगा, जो प्रस्तुत करने का काम करेगा, तो इसलिए वो सारे मीनिंग्स आप ले सकते हैं जो लीड टू के साथ लेते हैं। तो लीड टू हो सकता है, बिगेट हो सकता है, या फिर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट इन, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कॉज, या फिर यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर, या फिर यूज़ कर सकते हैं गिव राइज टू। तो ये सब के सब इसके सिनोनिम्स में काउंट किए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बात करते हैं कुछ और नई चीज़ों की। चलिए नेक्स्ट कहना चाहता है अ रीड आउट issued by China's MFA said both agreed to implement the consensus that two countries do not constitute a threat to each other and do not let differences rise into disputes. A read out यहाँ पे वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करोगे तो नाउन है डेफिनेटली, क्योंकि ए लगा हुआ है। रीड आउट का मतलब एक प्रकार से एक प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ कोई कागज़ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से प्रिंट के कागज़ है। तो इसने एक प्रिंट के कागज़ था जो एक जारी किया गया था चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा। सेड उसने कहा, सब्जेक्ट ये है और ये इसकी वर्ब है। इसने कहा बोथ अग्रीड, क्या कहा, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, दोनों सहमत हो गए हैं टू इम्प्लीमेंट, क्या किस चीज़ में सहमत हो गए हैं, टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेंसस, इस आम सहमति को, कॉन्सेंसस को, अग्रीमेंट को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट की ये कंजंक्शन है, टू कंट्रीज दोनों देश, कंट्रीज प्लूरल है तो इसको देख के डू नॉट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। अगर कंट्री ही होता तो डज नॉट होता, सिंगुलर वर्ब आती कि दोनों देश जो हैं डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए थ्रेट, वो मतलब निर्मित नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, यूँ कह दीजिए। कॉन्स्टिट्यूट निर्मित करना, बनाना, अ थ्रेट मतलब खतरा, किसको, एक दूसरे को। खतरा किसको है तो टू लगता है, तो एक दूसरे को खतरा नहीं बनने देंगे, इस बात पर सहमत हो गए हैं। तो कह रहा है कि एक रीड आउट जो कि चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया, उसमें कहा गया कि दोनों देश सहमत हैं इस बात पर कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति खतरा नहीं बनेंगे। एंड डू नॉट लेट, और साथ में यहाँ पे हालांकि डू नॉट है लेकिन मैं इसको हैबिचुअल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उस रीड आउट में कही गई बात है, हालांकि ये हेडलाइन का हिस्सा है, ये न्यूज़पेपर के अंश हैं, इसको सजीव बनाना चाहता है, इस कारण से इसने प्रेजेंट में लिया है, वरना ये है फ्यूचर की दास्ता, फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट सिंपल के द्वारा भी निकट भविष्य की सूचना दी जा सकती है, दैट पॉइंट यू मस्ट नो, कि फ्यूचर की सूचना बतानी है तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, तो ये फ्यूचर की सूचना ही दे रहा है। एंड डू नॉट लेट डिफरेंसेस राइज इनटू डिस्प्यूट्स, और ये डिफरेंसेस को राइज नहीं होने देंगे डिस्प्यूट्स में, विवादों में तब्दील नहीं होने देंगे। डिफरेंसेस मतभेदों की बात की थी, राइज का मतलब उठना होता है, डिस्प्यूट्स विवाद होते हैं। लेट की कहानी समझ जाइए, लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट के साथ में हमेशा V0 लगता है, बेयर इन्फिनिटिव लगता है, इसको आप नाम भी दे सकते हैं क्या, बेयर इन्फिनिटिव, मतलब टू नहीं लगेगा, याद रखेंगे इस बात को। और यही कहानी है कि यहाँ पे राइज सीधा आ गया, वरना टू राइज आता तो गलत होता। फिर कह रहा है इट ऑल्सो कोल्ड फॉर, इट यहाँ पे फिर सब्जेक्ट है, ये रीड आउट के लिए आ रहा है। ऑल्सो कोल्ड, ये वर्ब के पहले देखो ऑल्सो है, मैन वर्ब के पहले, इसने ये भी कोल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, इसकी बात हम कर सकते हैं। कॉल फॉर का मतलब क्या है हम देख लेंगे, फ्रेजल वर्ब है वैसे, क्या है ये, फ्रेजल वर्ब, इसकी चर्चा हम करेंगे कि कॉल फॉर क्या है। तो इसने ये भी डिमांड करी कि एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, डिमांड किसके लिए, एनहांसिंग बढ़ाने के लिए, फोर लगा हुआ है प्रपोजिशन तो ING लग गया, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, म्यूचुअल ट्रस्ट परस्पर विश्वास, एंड प्रॉपर्ली मैनेजिंग डिफरेंसेस, प्रॉपर्ली उचित तरीके से, मैनेजिंग व्यवस्था करना, डिफरेंसेस मतलब मैनेज करना, मतलब सही तरीके टैकल करना डिफरेंट मतभेदों को। तो इसने ये भी कहा, इसने ये भी मतलब एक डिमांड की है कि भी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट की जरूरत है, रणनीतिक रूप से परस्पर एक विश्वास की जरूरत है, और ज़रूरत है किसकी, प्रॉपर तरीके से डिफरेंसेस को मैनेज करने की। बात रही कॉल फॉर, तो कॉल फॉर के लिए आप अगर बात करें तो डिमांड तो मैंने बता ही दिया है, इसके अलावा भी आप एक फ्रेजल वर्ब से भी इसका आंसर दे सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि आप इसको कर सकते हैं डिमांड, एक आप इसको कर सकते हैं आस्क फॉर, और एक इसके लिए लिख सकते हैं सीख, तलाशना, चाहना, मांगना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप, ठीक है। आगे आ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखो बोथ साइड्स सब्जेक्ट डिस्कस्ड वर्ब,
planned initiatives to mark the 70th anniversary of diplomatic relations and ensure that relationship would be steered in the right direction, the statement said. Both sides, दोनों साइड्स कौन सी? भारत और चाइना। डिस्कस किया। डिस्कस के बारे में एक खास बात कि डिस्कस के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, तो डिस्कस के बाद में आप लिखेंगे नो प्रेपोजिशन। जनरली ये जब वर्ब के रूप में है तब की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ अबाउट की। प्रश्न मिलता है एग्जाम में, अबाउट देकर गलत हो जाएगा। तो दोनों साइड्स ने डिस्कस किया। क्या? प्लान्ड इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स है नाउन और प्लान्ड यहाँ पे है एडजेक्टिव। सुनियोजित ढंग से बनाए गए पहल। इनिशिएटिव्स पहल को बोलते हैं, शुरुआत को बोलते हैं, और प्लान्ड का मतलब सुनियोजित या फिर जो योजना जिसकी बनाई जा चुकी है। तो दोनों साइड्स ने उन इनिशिएटिव्स पे चर्चा की जो प्लान्ड इनिशिएटिव्स हैं। किसके लिए? टू मार्क द 70th एनिवर्सरी, 70वीं वर्षगांठ के मतलब एक अवसर पर। मार्क का मतलब यहाँ पे इसको इस चीज़ से क्या कह सकते चित्रित करने के लिए, इस विशेषता को जोड़ने के लिए। तो 70वीं वर्षगांठ थी किसकी? डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, कूटनीतिक रिश्तों की, कूटनीतिक रिश्ते। एंड इंश्योर द रिलेशनशिप, और सुनिश्चित करने की बात थी द रिलेशनशिप, रिश्तों को। वुड बी स्टीयर्ड, क्या सुनिश्चित करना कि रिश्ते जो हैं वो दिशा दी जाएगी उनको। स्टीयर का मतलब होता है दिशा दिया जाना, स्टीयर का मतलब होता है गाइड। स्टीयरिंग होता है गाड़ी के अंदर, उसी के लिए यूज किया गया है। गाइड भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो दिशा देना ये कहना चाहता है। इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। द स्टेटमेंट सेड, स्टेटमेंट ने कहा, तो स्टेटमेंट सब्जेक्ट और सेड वर्ब। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। तो दोनों साइड्स ने डिस्कस किया है प्लान्ड इनिशिएटिव्स को। 70th एनिवर्सरी जो थी कूटनीतिक रिश्तों को लेकर, और उसको मतलब मार्क करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि रिलेशनशिप को सही दिशा में अग्रसर किया जाएगा। स्टेटमेंट में जो रीड आउट था उसमें ये बात कही गई। तो ये था आज का आपका सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए, सैटरडे को भी हमने शुरुआत कर दी है, और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें ला कर दूँ। और आप देख सकते हैं चैनल पर वीडियो की संख्या, लगभग 1000 होने को आ रही है। 1000 के करीब वीडियो चैनल पर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं चाहता तो हूँ ही पढ़ाऊँ आपको, तो उसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि मेरे पास टाइम होगा और मैं नहीं पढ़ाऊँगा। डेफिनेटली पढ़ाऊँगा, लेकिन टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए माफ़ी, और जब भी समय मिलेगा ज़रूर वीडियोज़ अपलोड होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू वेरी सून।